तो आज के पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी में सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बाकी डेफिनेशंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला डेफिनेशन बोलता है कि हमारे पास में फंक्शनल डेफिनेशन है मनी का। ठीक है, क्या बोलता है? बोलता है मनी इज, डिफाइन जो करता है मनी को, कैसे डिफाइन करता है देखिए, बोलता है मनी इज एनीथिंग, मनी वो कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो कि नॉर्मली कॉमनली लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जब भी कोई चीज एक्सचेंज की जाती है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है, तो उसके बदले में कॉमनली जो चीज हर व्यक्ति एक्सेप्ट करने को रेडी है, ठीक है, कॉमनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, जिस चीज में गुड्स एंड कमोडिटी की वैल्यू को हम मेजर करते हैं, ठीक, स्टोर ऑफ वैल्यू, जिस चीज में हम मनी को, वेल्थ को स्टोर करते हैं, एंड मींस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो इसीलिए मैंने ये वाला डेफिनेशन दिया था आपको, मनी इज अ मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। मतलब मनी वो कोई भी मैटर है, जो भी, कोई भी मैटर, कुछ भी, अगर आज के दिन मैं एक ईंटा लेके जाऊं और उस ईंटे को कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, वो मनी बन जाएगा। ठीक है, एनीथिंग विच बिकम्स विच हैज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, यूएस में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वहां इंडिया में क्या बिटकॉइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? क्या क्रिप्टो करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? नहीं है। ठीक है, बिकॉज उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आज के दिन अगर इंडिया में बिटकॉइन की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है, तो वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो भी मनी बन जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कोई भी मैटर जिसको कि लोग जनरली एक्सेप्ट कर लें एज अ मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड स्टोर, वो क्या बन जाएगा? वो मनी बन जाएगा। प्रिमिटिव एज में, अभी हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, हम देखेंगे प्रिमिटिव एज में क्या आ रहा था। हमारे पास में प्रीशियस मेटल्स आ रहे थे जो कि मनी था, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सारी चीजें, फिर आ गया कॉइन्स, पेपर नोट्स। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, तो जो भी चीज जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है वो क्या बन जाता है? वो मनी बन जाता है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू की तरह यूज होता है, और बहुत ऐसे तरीकों से उसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट बोलता है द टर्म मनी इज यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स। मनी के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक कॉइन्स, ठीक है, सिक्के, करेंसी नोट्स, चेक्स एटसेट्रा, विच आर यूज्ड टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम। इस बात को समझो, बोलता है मनी के अंदर वो सारी चीजें आती हैं, कॉइन, करेंसी, चेक, ड्राफ्ट, जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और अपने पैसे को चुका सकते हैं। पैसे को चुकाने का मतलब है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, हम पैसे को चुका रहे हैं, इसका मतलब क्या? इट मींस दैट द पर्सन हु इज इन फ्रंट इज एक्सेप्टिंग दैट थिंग। वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम थोड़ी ना कहेंगे कि हमने अपना पैसा चुका दिया। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स के लिए, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज के लिए, प्लस बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो भी चीजें कॉमनली एक्सेप्टेबल हैं उसको हम करेंसी बोल सकते हैं। दैट इंक्लूड्स कॉइंस, दैट इंक्लूड्स करेंसी नोट्स एंड व्हाटसोएवर द थिंग इज। ठीक है, चेक, ड्राफ्ट, जो भी चीजें जो सामने वाला एक्सेप्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर ले आपसे, उसको हम लोग कहेंगे करेंसी, या उसको हम लोग कहेंगे मनी। बोलता है इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय कॉमन कंसेंट। आपसी रजामंदी से हम जिस चीज को भी चुन लेंगे वो मनी बन जाएगा, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में यूटिलाइज किया जा सकता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मनी, उसको हम मनी कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे एक बात और मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ पब्लिक के कॉमन कंसेंट से अब बात नहीं बनती है। ठीक है, ये तब का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कॉमन पार्लेंस, कॉमन बोलने चालने में ये बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर तुमको कहूं कि आज के दिन मैं और तुम दो लोग, या मान लिया कि मास लेवल पे 500 लोग, ठीक है, उस पुराने 500 रुपए के नोट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, तो क्या वो मनी बन जाएगा? तो नहीं बेटा, वो मनी नहीं बनेगा। तो अब लीगल टेंडर होना जरूरी है डेफिनेशन के अंदर, कि भैया वहां की उस इकोनॉमी की गवर्नमेंट उस चीज को लीगली एक्सेप्ट करती हो विद द फ्री कंसेंट।
ठीक है। लेकिन हाँ, जब हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन देते हैं, जब उतना टेक्निकल डेफिनेशन नहीं देते हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं कि जो कॉमन कंसेंट से जिस चीज को भी हमने चुन लिया है और जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है इकोनॉमी के अंदर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मनी। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? मनी कंसिडर करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोलता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक अब आपको, अगर आप संदीप गर्ग रेफर करेंगे अपनी बुक में, तो ये टॉपिक आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा। वीके ओरी भी अगर आप रेफर करेंगे तो दिस टॉपिक विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द चैप्टर। ये चैप्टर में इंक्लूडेड टॉपिक नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सिलेबस से बाहर है। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, अगर आप मनी पढ़ रहे हैं तो दिस टॉपिक शुड बी अंडरस्टूड बाय यू, आपको पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई आदमी, कोई इवोल्यूशन का मतलब बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन? हाँ बोलिए। इवोल्यूशन का मतलब होता है हाँ, डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक सीरीज वाइज डेवलपमेंट, दैट इज, हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वो भी जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाएं और अच्छे होते जाएं, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मागत उन्नति, ठीक है। अगर आप गूगल चेक करेंगे तो कर्मागत, आपने बोला सिर्फ उन्नति, आपने डेवलपमेंट बोला, उसके आगे एक वर्ड है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट या इन सीरीज डेवलपमेंट। मतलब चीजें जो आई वो बेहतर और बेहतर, उससे और बेहतर, उससे और बेहतर, दैट इज मींस द सीरीज ऑफ रिफाइनमेंट इन समथिंग इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, ठीक है। किसी भी चीज में जब बढ़ोतरी होती है और वृद्धि होती है एक पार्टिकुलर तरीके से, उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। तो बोलता है मनी इवॉल्व हुआ है, ठीक है। मनी रिवॉल्व नहीं हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। पहले जरूरत लगी, हमने किसी चीज का जनरल एक्सेप्टेबिलिटी दे दी, फिर हमें उसमें कुछ दिक्कत लगी तो हमने कुछ और नया खोजा, फिर उसमें कुछ और दिक्कत लगी तो हमने कुछ और नया खोजा, धीरे धीरे, एंड इट इज स्टिल इवॉल्विंग। क्या मनी अभी भी इवॉल्व हो रहा है? आपको लगता है कि क्या मनी इवॉल्व हो रहा है? आपके लाइफ पीरियड में जितने दिन आप अभी तक, जितना आपका दिमाग हुआ है, सोचने की क्षमता हुई है, आप अगर फ्लैशबैक में जाके देखें तो क्या आपको लगता है कि मनी इवॉल्व हुआ है या नहीं इवॉल्व हुआ है? पीछे अगर 5-6 साल 10 साल में ही देखें तो आपको समझ आएगा मनी इवॉल्व हुआ है। कैसे इवॉल्व हुआ है बताइए जरा, कोई एक एग्जांपल जो मनी इवॉल्व हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, यूपीआईज, ऑनलाइन पेमेंट्स, पेटीएम बैलेंसेस, ठीक है। क्या कभी आपने आज से 4 साल पहले पेटीएम के बैलेंसेस के थ्रू आप इमेजिन कर सकते थे कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लें? 4 साल, हाँ ऑलमोस्ट 4 साल, 4 साल या नहीं, 4 साल नहीं, 4 साल से ज्यादा हो गया होगा, 5-6 साल, ऑलमोस्ट 2014-15 से, ठीक है। पेटीएम का क्या हो गया? बहुत ज्यादा, तो क्या हो गया? ये इवोल्यूशन है, दिस इज इवोल्यूशन, सीरीज वाइज डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीरीज वाइज डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हुआ है, इस चीज को हम लोग गौर करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि जब मनी इवॉल्व हो रहा था, जब बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस थी और प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हम लोग कोई एक मीडियम खोज रहे थे कि भाई कोई एक मीडियम मिले जो हर ट्रांजैक्शन उसके अंदर हो पाए। तो सबसे पहले आया कॉमोडिटी मनी, एंड इवन कॉमोडिटी मनी इज नथिंग, इट इज अ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम ही था, ठीक है। कॉमोडिटी मनी बस हो क्या गया था कि कुछ एक पार्टिकुलर कॉमोडिटी को एक्सेप्टेंस मिल गई थी कि भाई ये चीज अगर आपके पास होगी ना तो दूसरे लोग आसानी से आपके इस चीज के बदले आपको अपनी चीज दे देंगे, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमोडिटी मनी इज बेसिकली अ रिफाइंड टाइप ऑफ commodity to commodity exchange where some commodity has gained importance, कुछ commodities को importance मिल गई थी। तो देखिए बोलता क्या, commodity money in the earliest period of human civilization, any commodity that was generally demanded and chosen by common consent was used as money. तो basically that was a system of barter only, but कुछ कॉमोडिटीज के साथ में क्या हो गया था, उनको ज्यादा कंसेंट मिल गया था, उनको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई थी। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में वीट,
ठीक है, अगर आपके पास वीट है, गेहूं है, तो आप बाकी चीजें क्या कर सकते हैं, गेहूं के एक्सचेंज में आप बाकी चीजें खरीद सकते हैं। मक्का, मेज, ठीक है, अपनी तरफ अपने यहाँ नॉर्थ नॉर्थ बिहार में, ठीक है, मक्का ये बहुत ही कॉमनली एक्सेप्टेबल कॉमोडिटी थी। तो इस तरीके से उन्होंने बोला, उन्होंने प्रिमिटिव स्टेज से लिया गुड्स लाइक फर, स्किन, सॉल्ट, राइस, व्हीट, यूटेंसिल्स, वेपन्स एक्सेट्रा। इन्होंने इसमें जो हिस्टोरियन सिविलाइजेशंस वगैरह हैं उनको भी इंक्लूड किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने पीरियड को बढ़ा करके यहाँ प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस तक लेकर के आए इंडिया में, जब कॉमोडिटी मनी चलता था। ठीक है, तो पहला स्टेज हो गया कॉमोडिटी मनी का। दूसरा हो गया मेटालिक मनी। ठीक है, मेटालिक, सर्टेन मेटल्स आर यूटिलाइज्ड एज अ पॉइंट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। कुछ मेटल्स थे जो कॉमन कंसेंट में, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में यूज होने लगे थे, तो वो भी एक इवोल्यूशन था। बोलता है विद प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कमोडिटी मनी चेंज्ड इनटू मेटालिक मनी। धीरे धीरे कमोडिटी मनी अब मेटल्स का रूप लेने लगा। ठीक है, मेटल के सिक्के आ गए, आयरन का सिक्का आ गया, कॉपर का सिक्का, एल्यूमिनियम का सिक्का, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटालिक मनी। मेटल्स लाइक gold, silver, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. बोलता है उसके बाद मेटल के सिक्के आने लगे, मेटालिक मनी का चलन आ गया इकोनॉमी के अंदर। It was the main form of money throughout the major portion of recorded history. Obviously, जब हम लोगों का मनी का इवोल्यूशन होगा और हम लोग रिटन हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसकी चीजें लिखी हुई मिलती हैं हमें हिस्ट्री की बुक्स में या हिस्ट्री के जर्नल्स में, वहां पे मोस्टली क्या चीजें यूज होती थी, मेटालिक मनी। उससे पहले जो प्रिमिटिव एरा था, प्री स्टेज एरा था, बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, जहाँ की हिस्ट्रीज हमें लिखी हुई नहीं मिलती हैं, वहां पे हम लोग देखते थे कि हमारे पास में कमोडिटी मनी ज्यादा हुआ करता, या इवन मोस्टली कमोडिटी मनी ही हुआ करता था। ऐसे कमोडिटी मनी ने अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद तक इंडिया में अपनी पहुंच बनाए रखी थी। ठीक है, बहुत सारे विलेजेस में जहां एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट था, वहां पे कमोडिटी मनी की जगह पे ये व्हीट, सेरेल्स, राइस एक्सेट्रा यूज किए जाते थे। थर्ड आ गया आपके पास में पेपर मनी, मींस द करेंसीज आर नाउ कन्वर्टेड एंड दे आर ऑन पेपर। अब ये करेंसीज क्या थी, पेपर की। नेक्स्ट आ गया कन्वीनियंट अदर कॉइन्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मेटेलिक कॉइन को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना, उनको स्टोर करना, उनको लेकर के ट्रैवल करना रिस्की भी था और बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो धीरे धीरे फिर इन्वेंट किया गया कि कुछ ऐसी चीज हो जो इजिली पोर्टेबल हो। इजिली पोर्टेबल मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सके। तो फिर हमारे पास में कंसेप्ट आया पेपर मनी का, ठीक है, जिसको कि इजीली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी। पेपर मनी इंडिया में जब डेवलप की गई तो इट वाज क्या, इट इज आल्सो टिल द टाइम टुडे। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का पावर किसको दिया गया, इसको कंट्रोल, जितने पेपर मनी इंडिया में सर्कुलेट होते हैं, जितने भी डिनोमिनेशंस के होते हैं, वो सारे सेंट्रल बैंक के द्वारा, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो पेपर मनी आ गया। पेपर मनी के बाद निकला और नई चीज आई, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है, क्रेडिट मनी वो चीज है जो एक्चुअली मनी फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन काम वो मनी का करती है। ठीक है, जो एक्चुअली मनी फॉर्म में नहीं होती हैं, बट दे आर कन्वर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज फॉर एग्जांपल चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। ठीक है, यू कैन से चेक, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द क्रेडिट मनी। इनको हम क्रेडिट मनी कह सकते हैं, मतलब जो एक्चुअली मनी नहीं होती हैं, बट दे आर रीडली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोलता है इमरजेंस ऑफ क्रेडिट मनी took place almost side by side with that of paper money. जब पेपर मनी इवॉल्व हो रहा था, उसका इवोल्यूशन हो रहा था, एट द सेम टाइम द इवोल्यूशन ऑफ
क्रेडिट मनी वाज इन लाइन, तभी क्रेडिट मनी भी इंडिया में इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, क्यों क्यों जरूरत था? बिकॉज क्रेडिट मनी को कैरी करना इजी था। क्रेडिट मनी का अगर मान लिया कि क्रेडिट मनी कहीं से कहीं मूव कर रहा है, उसका अगर कोई मिसयूज है तो उसका मिसयूज करना पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई धीरे धीरे क्रेडिट मनी का डेवलपमेंट होना चालू हुआ। बोलते हैं पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश थ्रू चेक। तो चेक क्या हो गया? चेक वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्रेडिट मनी। तो आप लोग क्या करने लगे थे? लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में रखने लगे थे, एंड दैट्स वाई एक क्रेडिट मनी जो सबसे ज्यादा इंडिया में डेवलप हुआ और सबसे ज्यादा पीक पकड़ा वो था चेकेबल डिपॉजिट्स और चेक्स, जिसके थ्रू हम अपने डिपॉजिट्स को इन कैश कर सकते थे। हम अपने डिपॉजिट्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, चेक्स होते क्या है बेसिकली, या ड्राफ्ट बेसिकली होता क्या है? दे आर द रिटन इंस्ट्रक्शंस ड्रॉन ओवर द बैंक in which the instruction is given by the drawing party to give some amount to himself or herself, or give some amount, credit some amount to some other party whose name is written over the check, जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है। तो इससे मनी हैंडलिंग the plastic money, when the money has been converted in the form of ATMs, that is debit card and credit card. तो वो हो गया आपका plastic money, and now an addition to this is the digital money and the other online payment wallets. ठीक है, ये इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर एक नया एडिशन है, and the UPI Unified Payment Interface System, through which it is very easy to transfer the funds from one person to the other person by utilizing the डिफरेंट इंटरनेट एड्रेसेस, जिसको कि आप यूज करके क्या करते हैं? फंड ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक करते हैं। तो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम द कमोडिटी मनी till the unified payment interface UPI system, or you can say the digital cash system. This is how the money has evolved in India. इस तरीके से इंडिया में मनी इवॉल्व हुआ। अब इसका कोई फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर सकते हैं कि कमोडिटी मनी अगर था तो कमोडिटी मनी पेपर करेंसी के टाइम में नहीं था, या कमोडिटी मनी हमारा जो था वो हमारे पास में जब मेटल करेंसी आ गई तो मेटल करेंसी के टाइम कमोडिटी मनी नहीं था। नहीं, देयर इज नो एनी डिस्टिंक्टिव फेज डिस्ट्रीब्यूशन, यू कांट से लाइक दैट। बट हाँ, जब एक चीज डेवलप हुई तो पुरानी वाली चीज का यूज कम हो गया। ठीक है, और फिर नई नई चीजें डेवलप होने लगी। जैसे अभी इंडिया में वी आर ड्राइविंग टुवर्ड कैशलेस इकोनॉमी, तो धीरे धीरे कैश ट्रांजेक्शन कम होने की कोशिश में गवर्नमेंट लगी हुई है, कम करने की कोशिश में, एंड दे आर कन्वर्टिंग इंडिया टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो अब इवोल्यूशन में अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हमारे पास में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है। हो सकता है आगे चल के इसमें और कोई इवोल्यूशन आए, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये अपना था पूरा का पूरा इवोल्यूशन का पार्ट। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन की बात करी, इवोल्यूशन डेफिनेशन, हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करी, और हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करी है अभी तक। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम लोग करेंगे कुछ अलग अलग डेफिनेशंस की बात करेंगे। मनी के कुछ अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए हैं, उन डेफिनेशंस को हमने पढ़ना है। ठीक है, अभी जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि मनी इज एनी मैटर विच हैज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये हम लोग फंक्शनलिटी के आधार पे बातें कर रहे थे, फंक्शनल डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर बुक में चेक करेंगे और फंक्शनल डेफिनेशन आप अगर चेक करेंगे मनी का, तो आपको यही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल डेफिनेशन, it is money is a matter function for that has a four basic function. First is medium of exchange, second is measure of value, third is the standard of deferred payment, and fourth is the store of value, that we have already discussed in the previous class also and this class also. ठीक है, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। बोलता है इन द वर्ड ऑफ क्रोथर, क्रोथर एक इकोनॉमिस्ट है, उनके वर्ड्स में क्या बोलता है? मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच हैज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। बार बार हमने ये डेफिनेशन याद कर लिया है, ये डेफिनेशन अब ऑलमोस्ट आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई हमारे पास में मनी का डेफिनेशन क्या है? तो मनी इज अ मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। दिस इज द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, ये मनी का फंक्शनल डेफिनेशन है।
और भी डेफिनेशंस हैं क्या सर? हाँ जी, तो और भी डेफिनेशंस हैं। हम लोग एक एक करके डिफरेंट बेसिस पे डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला बेसिस हम लोगों के पास जो है वो है लीगलिटी, द बेसिस ऑफ लीगलिटी। हम लोग इस चीज को सबसे पहले देखते हैं कि लीगल डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास में क्या क्या डेफिनेशंस हैं मनी का। तो आइए, मनी का डेफिनेशन, लीगलिटी, कानूनी रूप से अगर हम बात करें तो मनी दो तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला, लीगल टेंडर मनी, फर्स्ट इज लीगल टेंडर मनी, और दूसरा इलीगल टेंडर मनी। क्या बोला मैंने? लीगल टेंडर मनी और दूसरा इलीगल टेंडर, लीगल टेंडर और इलीगल टेंडर। ठीक है, तो ये है आपका पहला दो डेफिनेशन, पहला आधार दैट इज बेस्ड ऑन द लीगलिटी, लॉ के आधार पे। ठीक है, कि लॉ ने, सरकार ने उस चीज को लीगल किया है कि नहीं लीगल किया है, उसके आधार पे दो तरह का मनी होता है, एक लीगल टेंडर, एक होता है इलीगल टेंडर। ठीक है, और इसमें एक और होता है लीगल टेंडर, इलीगल टेंडर, और इन दोनों के बीच में होता है नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल, इलीगल और नॉन लीगल अलग अलग बातें, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और फिर हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको लीगल टेंडर समझाते हैं कि ये शब्द एक्चुअली होता क्या, व्हाट इज इट मींस दैट लीगल टेंडर, क्या इसका मतलब होता है। आइए, बोलता है लीगल डेफिनेशन मनी का बोलता है कि भैया मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। फंक्शनल डेफिनेशन बोलता है, बड़ा प्यारा प्यारा डेफिनेशन है। फंक्शनल डेफिनेशन बोलता है मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी काम करता है। तो मनी क्या काम करता है? मनी चार काम करता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज व्हाट मनी डज इज द फंक्शनल डेफिनेशन। ठीक है, और लीगल डेफिनेशन इज व्हाट मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। पैसा क्या है? जो कानून कहता है कि पैसा है, वही पैसा है। ठीक है, फंक्शनल डेफिनेशन कहता है पैसा वही है जो पैसा काम कर सकता है, वही पैसा है। तो इट बिकम्स द फंक्शनल डेफिनेशन। व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन? तो मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी इज। ठीक है, सरकार, कानून जो बोलता है कि पैसा है, वही पैसा है। आज के दिन इंडिया बोले वी कैन डील इन क्रिप्टो करेंसी, हम बिटकॉइन को अलाउ करते हैं, बिटकॉइन बन जाएगा पैसा। मोदी जी रात में 8 बजे आए, बोले भाइयों एवं बहनों आज रात 8 बजे से क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लेन देन के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, इट विल बिकम लीगल टेंडर, वो पैसा बन जाएगा। तो यही डेफिनेशन बोलता है मनी इज व्हाट द लॉ से मनी इज। लॉ ने, कानून ने जिस चीज को पैसा बना दिया वो पैसा बन जाएगा। ठीक है, 8 नवंबर 2016 मोदी जी आए, बोले भाई एवं बहनों आज रात 12 बजे से पुराने 100, 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ठीक है, इट मींस व्हाट the law is restricting the use of that 500 and 1000 rupees note as a legal tender। मतलब हम उसको लीगली, ठीक है, कानूनी रूप से टेंडर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, एक्सचेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो लीगलिटी के हिसाब से पहला डेफिनेशन आया कि मनी इज व्हाट द लॉ से मनी इज। अब भाई इस हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला बोलता है फर्स्ट टाइप इज लीगल टेंडर मनी, मनी विच कैन बी लीगली used to make payment of debts and other obligation is termed as legal tender money। ठीक है, बोलता है लीगल टेंडर मनी क्या है? तो लीगल टेंडर मनी कानूनी रूप से सरकार के द्वारा अलाउ किया गया वो पैसा है जिससे हम अपने कोई भी पेमेंट ऑब्लिगेशन को चुका सकते हैं, और सामने वाला क्रेडिटर या सामने वाला पर्सन जिसको हम पैसा चुका रहे हैं, वो पर्सन हमसे पैसा लेने में मनाही या आनाकानी नहीं कर सकता।
सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकली दैट पर्सन कांट डिनाई टू होल्ड दैट मनी इज लीगल टेंडर मनी। मैं कोई सामान लेने जाऊं और मुझसे सामने दुकान वाला 50 रुपए लेने को तैयार ना हो, ठीक है, मैं उसके ऊपर चिल्ला पड़ूंगा, क्यों? बिकॉज आई एम पेइंग हिम अ लीगल टेंडर मनी, ही इज लीगली ऑब्लाइज्ड, ठीक है, वो कृतज्ञ है, वो लीगली ऑब्लाइज्ड है, उसको वो पैसा लेना होगा अगर वो ट्रेडिंग सिस्टम में रहना चाहता है तो। दिस इज द लीगल टेंडर मनी। अ क्रेडिटर इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ, ठीक है, लॉ से उसके ऊपर ये कर्तव्य उसका टू रिसीव सच मनी इन पेमेंट ऑफ डेट ड्यू टू हिम, ठीक है, जो भी कर्ज उसका है उस कर्ज के रिस्पॉन्स में, उस कर्ज के बदले में वो लीगल टेंडर मनी अगर मना करेगा लेने से, ठीक है, तो हम उसको कोर्ट में सू कर सकते हैं। कोर्ट में सू करने का मतलब है हम उसको कोर्ट में खींच सकते हैं, इस चीज के लिए उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई लीगल टेंडर। अब आते हैं आगे, बोलता है लीगल टेंडर अब दो प्रकार का होता है। मतलब लीगल टेंडर मतलब कि लॉ के तरफ से जो पैसा अलाउड है कि ये पैसा है, आप इससे एक्सचेंज कर सकते हैं और आप इससे काम कर सकते हैं, उसको हम लीगल टेंडर बोलते हैं। तो जब लीगल टेंडर की बात आई तो इंडिया में लीगल टेंडर दो तरह का है। पहला लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये क्या है बात, इसको समझते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या कहना चाहता है, देखिए, बोलता है लिमिटेड लीगल टेंडर ऐसा लीगल टेंडर मनी है, वो भी लीगल टेंडर, ठीक है, मतलब कि सरकार ने अलाउ कह रखा है, लॉ कहती है कि ये पैसा है, ठीक है, ऐसा लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब जो ऐसा लीगल टेंडर मनी जो किसी का कर्ज चुकाते टाइम या किसी को पैसा देते टाइम सामने वाला एक पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लेने को मना कर दे तो हम उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, उसको लीगली हम बाउंड नहीं कर सकते, वैसे पैसे को हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लिया आपको एक गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, और आप सिक्कों की पोटली लेके चले जाएं, कहा, ऑथराइज्ड डीलर के पास, गाड़ी के डीलर के पास आप सिक्कों से भरी पोटली लेके चले गए, ठीक है, दो इट इज अ लीगल टेंडर मनी दैट इज अलाउड लीगली बाय द गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट, बट सामने वाला आपको चाहे तो मना कर सकता है कि हम 10,000 रुपए का सिक्का लेंगे, या हम 5,000 रुपए का सिक्का लेंगे, ठीक है, या हम 20,000 रुपए का सिक्का लेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा अगर वो ना लेने को चाहे तो आप उसको कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है इंडियन क्वाइनेज एक्ट, ठीक है, इंडियन क्वाइनेज एक्ट ये बात कहता है। तो इंडियन क्वाइनेज एक्ट की वजह से दैट लीगल टेंडर बिकम्स लिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है, वो लिमिटेड लीगल टेंडर बन गया। तो इंडिया में ऐसा भी लॉ है कि कुछ चीजें क्या, सिंपली मैं ये बोल दूं कि क्वाइंस आर द लिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है, जो सिक्का है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। देखिए बोलता है limited legal tender, beyond this limit a person may refuse to accept the payment and no legal actions can be taken against him। ऐसा नहीं है कि आप तुम 60,000 रुपए का सिक्का लेके चले जाओ और तुम सामने वाले ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पे चढ़ जाओ, ठीक है, कि भैया तुमको 60,000 रुपया सिक्का लेना ही पड़ेगा, नहीं तो चलो हम तुमको कोर्ट में उठा के खींच के ले जाएंगे। नहीं, इफ यू आर giving someone a payment in the limited legal tender, then that person may accept, वो कर सकता है accept, and if he denies there is no any legal protection provided to you, आपको कोई legal protection नहीं है, आप उसको compel नहीं कर सकते हो कि भैया आप ये पैसा लो ही लो, ठीक है, ऐसे करेंसी को लिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है। एंड इंडिया में coins of any denomination is a limited legal tender। इंडिया में जितने भी डिनोमिनेशन के coins आते हैं सब लिमिटेड लीगल टेंडर हैं।
ठीक है। और अगला है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब ऐसा लीगल टेंडर जिसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, सामने वाले को आप जितना देंगे उसको उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। बोलता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट ऑफ एनी अमाउंट। कितने रुपए का भी डेट आप पेमेंट कर सकते हैं, कितने रुपए का भी कर्ज उस पैसे से आप पेमेंट कर सकते हैं, या कितने रुपए तक का भी सामान आप उस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। लीगल एक्शन कैन बी टेकन। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, लिमिटेड लीगल टेंडर में आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते थे, लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आप एक्शन ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, आप 10 रुपए के नोट की गड्डी लेके चले गए 60,000 रुपया बना के, ठीक है, 10 रुपए की 10-10 रुपए की गड्डी है, आप 60,000 रुपया उस गड्डी से बना के लेके चले गए और आपने बोला कि स्कूटी खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और अगर वो लेने से मना कर दे, यू कैन सू दैट पर्सन टू द कोर्ट बिकॉज ही इज नॉट एक्सेप्टिंग एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। वो एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है या लिमिट में एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे केस में यू हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ द प्रोटेक्शन, यू कैन सू दैट पर्सन इन द कोर्ट। ये होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो इन इंडिया ऑल द करेंसी पेपर नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन इज एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो इंडिया में कोई भी करेंसी नोट हो कितने भी डिनोमिनेशन का, दैट इज अ अनलिमिटेड लीगल टेंडर, वो एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। साफ साफ लिखता है, अपना एकदम लॉजिक क्लियर रखिए। क्वाइंस आर लिमिटेड लीगल टेंडर, एक सर्टेन हद के बाद सामने वाला आपसे लेने से मना कर सकता है, आप उसको कोर्ट में सू नहीं कर सकते, ठीक है। और अनलिमिटेड लीगल वो आपको सू कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर दोनों लीगल टेंडर का पार्ट है। अब बात आती है कि व्हाट इज नॉन लीगल टेंडर, क्या चीजें नॉन लीगल टेंडर है। बोलता है इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बॉन्ड टू एक्सेप्ट। इसीलिए मैंने दो बात लिखी है बेटा, पहले मैं आपको लीगल समझाया, अब मैं आपको पहले इलीगल समझा दूं, तब मैं फिर आपको नॉन लीगल समझाऊंगा, ठीक है। नॉन लीगल ये गलत नहीं है, लेकिन सरकार इसके पीछे बैकिंग नहीं देती है, और ये तो कंप्लीटली ही गलत ही है। इलीगल का मतलब सरकार के छापे हुए नोट को आपने नकल कर लिया और फेक करेंसी बना दिया, फेक नकली नोट जिसको बोलते हैं, नकली नोट बनाना इज इलीगल टेंडर। कानूनी रूप से वो गलत है, दैट इज गैर कानूनी, ठीक है। तो इलीगल टेंडर इज व्हाट, द फेक करेंसी इज द इलीगल टेंडर, ठीक है। लेकिन नॉन लीगल इज नॉट इलीगल, ठीक है। नॉन लीगल जो है वो इलीगल नहीं है, वो गलत नहीं है, वहां आपको पनिशमेंट नहीं होगा, ठीक है, वहां कोई पेनल्टी नहीं होगी, वहां जेल नहीं है। नॉन लीगल क्या है, बस ऐसा सिस्टम
जो कि सरकार ने नहीं बोला कि कॉमनली एक्सेप्ट करो, लेकिन लोग उसको कॉमनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपने किसी को चेक लिख के दिया और वो चेक के अगेंस्ट में आपको सामान दे दे, ठीक है, दो चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर थिंग, ठीक है, इट हैज नॉट बीन मेड कंपल्सरी बाय गवर्नमेंट दैट अ पर्सन शुड टेक चेक इन ऑर्डर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट पर्सन दैट पर्सन मे डिनाई दैट मैं चेक से आपको सामान नहीं दूंगा, लेकिन नहीं, मार्केट में कॉमन पैरेलेंस में, कॉमन बोलचाल में, कॉमन मार्केटिंग टर्म्स में उस चीज को यूज किया जाता है और लोग धड़ल्ले से उस चीज को यूज करते हैं, तो इट बिकम्स अ टेंडर। वो एक मीडियम बन जाता है, वो एक माध्यम बन जाता है, बट दैट इज नॉट लीगली बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने बैकअप नहीं किया है, that becomes non-legal. And what is illegal? जिसका प्रैक्टिस ही गलत है, the practice of doing that is simply illegal, मतलब फेक करेंसी। तो ये हो गया आपका लीगल। लीगल के अंदर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। फिर आता है नॉन लीगल, मतलब जो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने बैकअप नहीं किया है, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है, वो कॉमन पैरेलेंस में, बिजनेस एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। एंड इलीगल इज व्हाट? इट इज सिंपली इक्वल टू फेक करेंसी, ठीक है, जो कि मार्केट में सर्कुलेट अगर होती है। तो नॉन लीगल का डेफिनेशन देख लें। बोलता है इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप चढ़ नहीं सकते किसी के ऊपर, आप लीगली उसको बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं तुमको चेक लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, दे डू नॉट हैव लीगल बैकिंग, कानूनी रूप से इसकी कोई बैकिंग नहीं है, बट देयर एक्सेप्टेंस इज टोटली ऑप्शनल। एक्सेप्टेंस ऑप्शनल है ऑन द ऑप्शन ऑफ द ट्रेडर एंड द पार्टी कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। तो ये लीगलिटी के बेसिस पे हमारा डेफिनेशन था, जो फंक्शनलिटी के बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑलरेडी यू नो कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो डेफिनेशन आते हैं, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। और दूसरा अभी हमने लीगलिटी के बेसिस पे बात करी, लीगल डेफिनेशन, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर एंड इलीगल टेंडर, ठीक है। होप सो आप यहां तक कनेक्ट कर गए होंगे, ठीक है। यहां तक ही हम अभी टॉपिक को रखेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम कल की क्लास में आपको बाकी और अदर डेफिनेशन के बेसिस पे जो अदर बेसिस पे जो डेफिनेशंस हैं वो समझाएंगे और मनी सप्लाई डिस्कस करेंगे।